नमस्कार। जयराम कुमार महतो जेएलकेएम पार्टी के मुखिया ने बहुत ही जोरदार एक भाषण दिया है। कल रात उसका वीडियो हमने देखा। काफी जोश में दिख रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया है युवाओं का और कहा है अगर युद्ध लड़ना है तो ऐसे लड़ो कि इतिहास में लिखा जाए। और भी कहा है कि अगर अपने अधिकार के लिए डंके की चोट पर लड़ने की क्षमता रखें। निश्चित रूप से ये जो सारा विषय है वो विस्थापितों के इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है और उनके एक सहयोगी इखलाक अंसारी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि 50 लाख रुपए की वसूली का वो कोशिश कर रहे थे, जिनके ऊपर एफआईआर भी हुआ था। उसे भी जयराम कुमार महतो ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है युवाओं से कि विस्थापितों के मुद्दे को लेकर के आप तैयार हो जाएं लंबी लड़ाई के लिए। हमारे साथ इन सभी विषयों पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं झारखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार। अमित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनीष जी, नमस्कार। अमित जी, लगता है माने कि कोयलांचल का जो क्षेत्र है वहां पर एक काफी ज्यादा उत्तेजना आती हुई दिखाई पड़ रही है। जो छात्र वर्ग है और युवा वर्ग है वो आंदोलित लग रहा है और कंपनियों के बीच और इन युवाओं के बीच कहीं ना कहीं रस्साकसी होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से जयराम कुमार महतो आक्रामक हो रहे हैं कंपनियों के खिलाफ, विस्थापितों का ही मुद्दा उठा रहे हैं कि विस्थापित काफी हो रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा किया है अमित जी, हमने जिक्र भी किया था कि 750 एकड़ जमीन जो है एकमात्र एक ही कंपनी ने झारखंड में पिछले 5 वर्षों में अधिग्रहण किया है और उसके वजह से विस्थापितों का जो मुद्दा है वो झारखंड में खास करके कोयलांचल में कुछ ज्यादा ही गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जयराम कुमार महतो ने यह भी वायदा किया है लोगों से कि विधानसभा के सत्र में वो जोरदार ढंग से इस मुद्दे को उठाएंगे। अमित जी, सबसे पहले तो हम आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे पूरे विषय के ऊपर। मनीष जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब से झारखंड चुनाव हुआ और नई सरकार बनी और जयराम कुमार महतो विधायक बनकर झारखंड विधानसभा पहुंचे हैं, तो अपने क्षेत्र की जो सब पुरानी समस्याएं हैं, बहुत दिन से जो समस्याएं हैं जिसके लिए वो सड़क पर लड़ते रहे हैं, उन मुद्दों को पुनः उठाना शुरू कर दिए हैं। और प्रमुख रूप से विस्थापितों का बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर, जहां से जयराम कुमार महतो आते हैं। आपको पता है वो कोयलवरी का इलाका है, वहां बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और सारी कंपनियां जो है कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा जमीन का अधिग्रहण करने के बाद उन कंपनियों का स्थापना हुआ है। लेकिन आज भी जो विस्थापित हैं, जो वो तो उनकी दयनीय हाल बनी हुई है और कंपनियों का लगातार ग्रो हो रहा है। तो मुद्दा तो मनीष जी इसी चीज को लेकर है। और दूसरा क्या है कि जो कंपनियां के अपने प्लांट के अलावा वहां पर बहुत सारे स्टाफ क्वार्टर्स भी बनाए हुए हैं, जहां बहुत सारे क्वार्टर्स जो हैं उनमें अवैध कब्जा है। तो अब जब जयराम कुमार महतो का जब क्वार्टर वाला कंट्रोवर्सी हुआ तो उसके बाद वो मुद्दा शुरू हुआ और आज वो बहुत व्यापक रूप धारण कर लिया है। और जेएलकेएम पार्टी के मुखिया और उनके समर्थक लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं और उनके जितने अवैध कब्जे हैं, या तो उनको खाली किया जाए, उनका लिस्ट दिया जाए, और अगर उनका जरूरत नहीं है तो पहली प्राथमिकता जो है विस्थापितों को वो क्वार्टर मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें चल रही है, विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है मनीष जी। और कुछ ना कुछ अगर लगातार आप लड़ाई करेंगे तो उनका आर्थिक स्थिति बेहतर जरूर होगा। उनको उनको कंपनी रोजगार दे या किसी भी ढंग से उनको इन्वॉल्व किया जाए, ये तो मनीष जी बहुत पुराना इशू है जिसको जयराम कुमार महतो उठा रहे हैं लगातार। मनीष जी। अमित जी, जयराम कुमार महतो ने कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी हुई एक किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया और लोगों को समझाया कि कभी कभी व्यवस्था ऐसे बन जाती है जिस व्यवस्था में कम पढ़े लिखे लोगों का राज हो जाता है और वो अपने धन संपदा की वजह से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख कर करके सत्ता चलाते हैं। और इस तरह कह करके उन्होंने कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे हुए किताब
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को भी एक संवाद में लेकर के आया। ये बहुत कम देखा जाता है कि ये जो थ्योरेटिकल किताब है कार्ल मार्क्स की, इसे बंद कमरे के मीटिंग में तो जिक्र किया जाता है, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक भाषण में बहुत कम सुनने को मिलता है कि व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। कहीं न कहीं जो अभी चल रही व्यवस्था है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखों का राज है और वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी कहीं न कहीं साठ-गाँठ हो जाती है। हमें लगता है इशारा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है और ब्यूरोक्रेसी और जो राजनेताओं का जो साठ-गाँठ होता है और जो व्यवस्था चली आ रही होती है स्टेटस को वाली, जिसमें कि व्यवस्था में चुनाव दर चुनाव होते हैं, लेकिन व्यवस्था बदलती नहीं, व्यवस्था वैसे ही चली जाती है। कहीं न कहीं इशारा जयराम कुमार महतो, अमित जी उसके ऊपर करते आ रहे हैं। तो आक्रामक रुख भी लग रहा है, लेकिन कोयलांचल का क्षेत्र अ, लगता है कि राजनीतिक मामले में बड़ा अस्थिरता वाले माहौल में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये इलाका जो है अमित जी भारतीय जनता पार्टी का कर्म भूमि रहा है झारखंड में, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कर्म भूमि पर जेएलकेएम पार्टी के मुखिया की निगाहें साफ तौर पर अब दिखाई पड़ रही हैं। मनीष जी, जब आप जेएलकेएम के मुखिया जयराम कुमार महतो का जब ट्विटर प्रोफाइल देखोगे, तो उसमें उन्होंने साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है आधुनिक भगत सिंह। आपने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं ध्यान दिया है, तो उस पर लिखा हुआ है आधुनिक भगत सिंह। तो वो उनके एक्शन में भी दिखता है मनीष जी। जो आप कार्ल मार्क्स के ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिकल लाइफ में आइएगा तो उसका कुछ बहुत एक ऐसा चीज है जो आम लोग उससे जोड़ पाता है अपने आप को। जिस हिसाब से जब जनता की आवाज शासन नहीं सुनता है या उनको ऐसा लगता है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की बातें की जाती है। तो ये कोई मैं इसको मानता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो। अभी और आप जैसे देखेंगे कल छत्तीसगढ़ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शहीद हो गए नक्सल अटैक में, तो उसको भी सच्ची श्रद्धांजलि दी है आज जयराम कुमार महतो ने। तो अपनी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है उनकी, तो उसमें किसी भी तरह का शंका का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कोइलवरी इलाके में ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है मनीष जी, और वो बार बार सिस्टम को इसलिए कोसते हैं कि जैसे उनका कहना है कि मान लिया जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कंपनी के आगे, उन कंपनी के कहने पर या कंपनी के एक व्हाट्सएप से थानेदार को मैसेज दे देने से मात्र उनके खिलाफ केस हो जाता है। तो और इधर 200-400 लोग जाके अगर थाने में जाते हैं तो वो एफआईआर क्यों नहीं होता है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है मनीष जी। पुलिस का काम है कि इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगा, अगर एक पक्ष के कहने पर एफआईआर कर रही है तो दूसरे पक्ष के कहने पर भी एफआईआर काउंटर एफआईआर होनी चाहिए। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध और पानी का पानी होता रहेगा। लेकिन अगर आप एक पक्ष को अनसुना कर देंगे और दूसरे पक्ष को तरजीह देंगे, तो इस तरह की बातें खास करके युवा नेता जयराम कुमार महतो जो अभी 30 वर्षीय है मात्र, वो तो और इस उम्र में खून गर्म होता है मनीष जी। और अभी उनका मैं मानता हूं कि किसी बड़े सिस्टम में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग वाला फेज नहीं है। आप देखिएगा कि बाद में जब नेता बहुत बड़ा हो जाता है तो उनके उद्योग घरानों से भी दोस्ती हो जाती है, ऐसा आरोप लगता है। तो इस तरह का फेज नहीं है, तो न्यूट्रल जनता ही की आवाज उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब जनता की जब आप आवाज उठाएंगे तो आपका समर्थन बढ़ेगा और आपके जो समर्थक हैं वो आपके साथ खड़े दिखेंगे। और यही जयराम कुमार महतो के केस में हो रहा है मनीष जी। अमित जी, जयराम कुमार महतो ने यह भी कहा है कि एक आदमी के हिंसक बनने का यही कारण है कि उसे सताया जाता है, उसका दमन, दोहन, उत्पीड़न किया जाता है, और कहीं न कहीं इशारा वो कर रहे हैं, और लगता है मानो कि युवाओं के बीच उनको ऐसा लगता है कि गुस्सा काफ़ी है इस व्यवस्था के खिलाफ। युवा क्यों इतने आंदोलित हैं? युवाओं में क्या समस्या है जो इस ढंग से आंदोलित हैं झारखंड में? मनीष जी, अभी तो हाल में हम लोगों ने जैसे जेएसएससी सीजीएल का एक मुद्दा देखा है। तो क्या है कि छात्रों का मुद्दा वो लगातार उठाते रहे हैं, खास करके चूंकि वहाँ के जो छात्र हैं, लोकल छात्र हैं, उनमें जो वहाँ है रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। वो पढ़ाई खत्म करने के बाद उनको रोजगार का उतना उचित अवसर नहीं है उनके पास। तो एक तो सरकारी नौकरी उनके पास राज्य सरकार में नौकरी बच जाता है एक ऑप्शन।
दूसरा फिर मान लो केंद्र सरकार में ऑप्शन बन जाता है, और तीसरा जो है स्थानीय कंपनियों को तरजीह देते हैं। इन तीनों के बाद भी अगर नहीं होगा तब फिर उसको माइग्रेट करना पड़ता है झारखंड छोड़ के। तो ये जो है, ये जब तक युवा को आप इंगेजमेंट करने के लिए आपके पास समुचित व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, और युवा जब बैठा रहेगा, काम की तलाश में रहेगा, तो अगर उसको काम, अगर आने वाले समय में उसको दिखता भी रहेगा कि मेरे पास काम नहीं मिलने का अवसर ज्यादा है, तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी मनीष जी, इस तरह का आंदोलन चलता रहेगा। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे वहाँ एग्जाम ही होता है तो बहुत ट्रांसपेरेंट हो। इसमें जयराम कुमार महतो लगातार ये बोल रहे हैं कि लोकल युवाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए उनकी स्थानीय भाषा जो है, उन्हीं की स्थानीय भाषा में एग्जाम होनी चाहिए। तो उनको उनको मालूम है कि अगर स्थानीय भाषा में एग्जाम होगा और उसको तरजीह दिया जाएगा तो लोकल बच्चे ही उसमें शामिल होंगे, उस एग्जाम को पास करेंगे। तो एक तो उनका ये है कि ये परसेंटेज बढ़े लोकल लोकल बच्चों का, और दूसरा क्या है कि उसका समुचित व्यवस्था हो, मतलब रोजगार का स्पेक्ट्रम बढ़े, उनको अलग अलग जगह उनको नौकरी के लिए और अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके लिए सरकार को बहुत काम करना होगा मनीष जी। और ट्रांसपेरेंसी तो जयराम कुमार महतो की लड़ाई इसीलिए है, और युवा भी उनका इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में उनका साथ दे रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इस लड़ाई से उन लोगों को काम और रोजगार का अवसर उनके पास बढ़ेगा। मनीष जी। अमित जी, झारखंड की जो आज के हालात में जो अर्थव्यवस्था है, उस पर जो मैं रिसर्च कर रहा था, तब मुझे मालूम चला कि वहाँ पर युवाओं के बीच 6.5% की बेरोजगारी है। 6.5% की बेरोजगारी युवाओं के शहरी इलाकों में झारखंड में है। और अमित जी, 3.5 लाख सरकारी पद झारखंड सरकार में रिक्त हैं। वो वैकेंसी कई लंबे समय से बनी हुई है। और एक और विषय मैं जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैया सम्मान योजना का रोल आउट कल हो गया। 2 महीने की किस्त एक बार में ही दे दी गई महिलाओं को। 56 लाख से अधिक महिलाओं को चले गए उनके अकाउंट्स में। पूरे साल में 18,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। और अमित जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि झारखंड में जितने भी कर्मचारी हैं, उनके वेतन का जो खर्च है वो 17,900 करोड़ ही मात्र है। तो जितने भी कर्मचारी हैं झारखंड में, उनके जो ऊपर वेतन का जो खर्च होता है, उससे भी अधिक का खर्चा मैया सम्मान योजना पर होने वाला है साल में। तो ये जो 3.5 लाख की पदें रिक्त हैं झारखंड सरकार में, और पढ़े लिखे युवा जो है उनमें जो बेरोजगारी शहरी इलाकों में 6.5% का है, क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ कमी है जिसकी वजह से युवा काफी नाराज हैं वहां पर? मनीष जी देखिए, आप तो वहाँ के बजट को और वहाँ का जो अनुपूरक बजट है उस पर आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, और आपकी बहुत बारीक नजर है उस पर। जो आप हाईलाइट कर रहे हैं कि जो मैया सम्मान योजना में जितना पैसा खर्च होगा, और आज जो एग्जिस्टिंग झारखंड में जितने एम्प्लॉय हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं, सबको मिलाकर उससे ज्यादा मैया सम्मान में खर्चा होगा। तो अगर आज जितना स्ट्रेंथ है उसका अगर हम डबल भी कर दे मनीष जी, तब भी ये रोजगार कहीं ना कहीं तो रोजगार वहां झारखंड के लोगों को ही मिलता, सरकार को भी फायदा होता, और बाकी जो कर्मचारी कहीं कम होने से इसका इसका भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली खराब असर तो जनता पर ही पड़ता है। अगर आप मान लिया कहीं वीडियो ऑफिस में जाते हैं अपने काम करने के लिए, 5 आदमी अगर काम करता है तो आपका काम हो सकता है उसी दिन हो जाता। अभी हो सकता है कि आपको 15 दिन चक्कर लगाना पड़े। चक्कर इसलिए लगाना पड़ेगा कि वहां काम ज्यादा है, कर्मचारी कम है, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो सब चीज का डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर पड़ता है मनीष जी, और उससे आम जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डेटा आप हाईलाइट कर रहे हैं कि जो मैया सम्मान योजना का, और अच्छा, आप जो मैया सम्मान योजना की राशि है वो आज के दिन में जो झारखंड सरकार वेतन के मद में खर्च करती है उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। दूसरा, आपने विधानसभा के पटल पर जयराम कुमार महतो को कहते सुना होगा कि 18 से 30 साल की महिलाओं को जो आप ये अभी 2,500 रुपए जो आप मैया सम्मान योजना के नाम पे दे रहे हैं, अगर आप स्कॉलरशिप के नाम पे दीजिएगा तो उनको फिर पढ़ने लिखने का प्रेरणा भी मिलेगा, और वो इतनी सक्षम हो जाएंगी कि वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, और जीवन भर अपने पैर पर खड़ा होकर अपना भी पालन पोषण करेंगी और अपने परिवार का भी पालन पोषण करेंगी, और उनका कॉन्फिडेंस अलग होगा। और मनीष जी, जो अभी मैया सम्मान योजना में जो अब तो सरकार जो झांक रही है कि लाभार्थी में किसको किसको नाम हटाएं, और बहुत तरह की शर्त लगा रही है, उसका कारण यही है मनीष जी कि उनका जो बजट है वो परमिट नहीं कर रहा है इतना रुपया साल में देने का।
अब चूंकि आप चुनावी वायदा कर चुके हो, तो शुरुआत तो आप कर रहे हो। झारखंड के सारे नागरिकों को शक है अब आज के दिन में कि 5 साल हेमंत सोरेन इस योजना को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि लाभार्थी के नामों को कैसे कम करें, उसके लिए सरकार की योजना चल रही है। और बहुत सारे उसमें इफ एंड बट लगाए जा रहे हैं कि उनके परिवार में किसी के पास पीएफ नहीं आना चाहिए, उनके परिवार में किसी के कोई झारखंड के बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए, राशन कार्ड धारी होना चाहिए। मतलब बहुत कहानी है मनीष जी। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए सरकार बिना सोचे समझे, जिसको बोला जाता है वादा कर देना, लेकिन फिर बाद में उस वादा को पूरा करने के लिए अलग अलग मुद्दों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो अगर मैया सम्मान योजना के जगह पर सबको स्वावलंबी बनाने की योजना होती, तो शायद लॉन्ग टर्म के लिए झारखंड के लिए भी अच्छा होता, और वहां रह रहे युवा और वहां के निवासियों के लिए भी अच्छा होता। मनीष जी। अमित जी, जयराम कुमार महतो ने भी साफ तरह से आगाह कर दिया है कि विधानसभा का सत्र आने वाला है और उस सत्र में विस्थापितों का मुद्दा वो जोरदार ढंग से उठाएंगे और कार्यपालिका की जवाबदेही को भी तय करेंगे कि ऐसी क्या व्यवस्था जिसमें कंपनियों की शिकायत पर एफआईआर तो हो जाता है, लेकिन जब गांव वाले शिकायत करते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। ये आरोप है उनका कि इस आवाज को वो विधानसभा के पटल पर उठाएंगे और विधानसभा में कार्यपालिका से जवाब मांगेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि विस्थापितों का मुद्दा हो, वेतन असमानता का मुद्दा हो, युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सभी विषयों को हम उठाते हुए जयराम कुमार महतो को झारखंड के विधानसभा में आने वाले समय में देखेंगे। दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा करें। और अमित जी, आपने इस सार्थक चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले विषय के साथ आपसे फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद मनीष जी। युद्ध लड़ना है तो ऐसे लड़ो कि इतिहास में लिखा जाए। और भी कहा है कि अगर अपने अधिकार के लिए डंके की चोट पर लड़ने की क्षमता रखें। आप निश्चित रूप से ये जो सारा विषय है वो विस्थापितों के इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है और उनके एक सहयोगी इखलाक अंसारी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि 50 लाख रुपए की वसूली